हेलो गुड ड्रामा फॉलोअर्स। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, रियू यून को अंदर जाने को कहती है तो यून काफ़ी देर तक सोचता रहता है। फिर वह उसके घर में आ जाता है। वहाँ पहले वह खाना खाते हैं। रियू की फ्रेंड यून से पूछती है कि तुमने रियू की सबसे अच्छी बात क्या लगती है। यून हैरान होकर कहता है कि मैं तो किसी को लाइक नहीं करता, कसम से ऐसी कोई बात नहीं है। तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि फिर जब तुम्हें लगा कि रियू खतरे में है तब तुम काँप क्यों रहे थे। तुम्हें यही डर था ना, कहीं तुम्हारी प्यारी रियू को कुछ ना हो जाए। तो यून कहता है कि मैं जल्दी से भाग कर आया था इसलिए ऐसा हुआ। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारी जल्दबाजी में इधर उधर भागना ही तो इस बात की निशानी है कि तुम रियू को लाइक करते हो। तो यून कहता है कि ऐसा नहीं है। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि इसका यही मतलब है कि तुम रियू को काफ़ी पसंद करते हो। अब मान भी लो, मेरा तजुर्बा कभी गलत नहीं होता। यून कहता है कि इस बार तुम्हारा तजुर्बा गलत बोल रहा है। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि बार बार ना बोलने का मतलब ही होता है हाँ बोलना। तो यून कहता है कि नहीं, बार बार बोली गई ना का मतलब ना ही होता है। दोनों बहुत ज़्यादा बहस करते जा रहे थे। तभी रियू तंग आकर कहती है कि अब तुम दोनों चुप भी हो जाओ। यून ने कह दिया ना कि वो मुझे लाइक नहीं करता, तो तुम उसकी बात क्यों नहीं मान लेती। तुम अब बात को आगे क्यों बढ़ा रही हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यून के घर वालों को आज फिर से खाने में सूप मिलता है, इसलिए वह गुस्से में आकर यून को फ़ोन करके पूछते हैं कि तुमने अच्छा खाना क्यों नहीं बनाया। उनके पीछे से रियू और रियू की फ्रेंड की बहस की आवाज़ आने लगती है। तो डोंगू हैरान होकर पूछता है कि तुम कहाँ हो। यून कहता है कि फ़िलहाल वही खा लो वरना लव रूम में जाकर खाना खा लेना। डोंगू कहता है कि इतनी ठंड में हम वहाँ कैसे जाएं, तुम वापस आकर खाना बनाओ। यून उन्हें वही खाना खाने को बोलकर कॉल काट देता है। यून जब टेबल पर आता है तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि क्या तुम्हारे भाई का फ़ोन था, वैसे तुम्हारे कितने भाई हैं। रियू कहती है कि इसके 3 भाई हैं। तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि उन सब की उम्र कितनी है। यून हिचकिचाते हुए कहता है कि मैं 29 का हूँ और मेरे भाइयों की उम्र में 2 साल का फ़र्क है। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि फिर तुम्हारा सबसे बड़ा वाला भाई 35 ईयर का होगा, मैं तो 37 की हूँ, वो मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। बस इतना बता दो कि क्या तुम्हारे बड़े भाई भी तुम्हारे जैसा हैंडसम दिखता है। यह सुनकर रियू और यून दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डोंगू की बात कर रहे थे जिसे कोई मुंह ही नहीं लगाता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो क्यूपिड होते हैं वो मिस्टर पार्क से खाना मंगवाते हैं। मिस्टर पार्क उन लोगों से यून के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ गए हैं। खाने के बाद पैरी उन्हें बता देता है कि वह रियू के घर पर गया है, जो लापता होने वाली लड़कियों की केस की गवाह है और मुझे शक है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि यून उस लड़की के साथ डिनर करने लव रूम आया था और मुझसे बहुत सारे लड़कों की प्रोफाइल मंगवाई थी क्योंकि वो उस लड़की के लिए कोई लड़का ढूंढ रहा है। पैरी खुश होकर कहता है कि मेरा शक गलत होगा, मुझे लगा था कि वो उस लड़की को लाइक करता है। मिस्टर पार्क कहते हैं कि सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी यही लग रहा था कि उनके बीच ज़रूर कुछ होगा। उधर यू की फ्रेंड यून से पूछती है कि तुम क्या करते हो। तो यून कहता है कि हम सब भाई एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। तो रियू की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे कपड़ों और कार से पता चलता है कि रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा है और काफ़ी अच्छा बिजनेस है तुम्हारा। रियू तो काफ़ी लकी है, तुमसे शादी करके वो सारी उम्र बड़े होटल का खाना खाएगी। रियू कहती है कि तुम तो इतनी जल्दी शादी पर पहुंच गई, पहले रिश्ता तो पक्का होने दो। तो रियू की फ्रेंड पूछती है कि तुम रियू से कब शादी करोगे ताकि मैं होटल आ सकूं। यून उनकी बातों पर हैरान था और बोलता है कि तुम लोग बहुत अजीब बातें कर रही हो। खाने के बाद रियू की फ्रेंड उन्हें बताती है कि इस घर में सिर्फ मेरा और रियू का कमरा है, तो चलो अपनी अपनी जगह जाकर सो जाएं। यून और रियू एक कमरे में घुसने लगते हैं तो रियू की फ्रेंड उन्हें रोक कर कहती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। तो रियू कहती है कि हम तो सोने जा रहे हैं। यून भी गारंटी देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं होगा। तो रियू की फ्रेंड हंस कर कहती है कि तुम लोग भी हद करते हो, रियू मेरे कमरे में भी तो सो सकती है। और
यून रयू के रूम में अकेला सो जाएगा। यह सुनकर रयू और यून दोनों कुछ देर सोचने के बाद कहते कि हाँ, हम ऐसा भी कर सकते हैं, यह ख्याल पहले क्यों नहीं आया। तो रयू की फ्रेंड कहती है कि शायद तुम लोग साथ में सोना चाहते थे, इसलिए वो दोनों फ़ौरन कहते हैं कि हम ऐसा इल्ज़ाम मत लगाओ हमारे ऊपर, हमने कुछ नहीं सोचा था ऐसा। रयू को ना चाहते हुए भी रयू की फ्रेंड के रूम में जाना पड़ता है और यून रयू के कमरे में आकर उसका रूम देखने लग जाता है। तभी वहाँ रयू उसके पास नाइट सूट लेकर आती है। वो उसे कपड़े को लेकर उसका थैंक्स करता है तो स्माइल करते हुए वहाँ खड़ी रहती है। वो उसे याद कराता है कि मुझे कपड़े बदलने हैं तो तुम्हें जाना होगा। रयू ओके बोलकर जाने लगती है। तो यून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें उस केस की गवाह बनना है। तो रयू कहती है कि हाँ, मुझे उस केस की गवाह बनना है, चाहे मुझे जितनी बार भी गवाही देना पड़े मैं दूंगी। बाद में दोनों अलग अलग रूम में लेटे अभी तक जाग रहे थे। दोनों के दिल में अभी बहुत सारे ख्याल चल रहे थे। तभी यून रयू के बेड के नीचे से कैलेंडर का पेपर उठाकर देखता है जिस पर 1000वां दिन था और 1000वें दिन की माफ़ी थी। वो कब का गुजर गया था, यह देखकर उसे सैमसम की बातें याद आती है। वो कहता है कि जिस इंसान का कोई लाल धागा नहीं होता उसकी ज़िंदगी का अंजाम अच्छा नहीं होता। यह सोचकर यून रयू की फिक्र कर रयू को एक सपना आता है जिसमें वो वही कार्ड रीडर के पास जाती है। वो कार्ड रीडर उसे कहता है कि जिस आदमी को तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारे लिए भेजा है उसका हाथ मत छोड़ना, अगर तुमने उसका हाथ छोड़ दिया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। वो उसे कार्ड देता है तो रयू जब उसे देखती है तो उसमें मौत लिखा होता है। वो ये देखकर हैरान हो जाती है, मगर कोई और सवाल जवाब करने से पहले ही उसकी आंख खुल जाती है और जागने के बाद भी वो उसे ड्रीम के बारे में सोचकर परेशान होने लगती है। दूसरी तरफ सुबह जाही इस केस के बारे में सोच रहा था। सोचता है कि अब क्या पता कि कौन गायब हो। पिछले सवालों के जवाब भी अभी तक नहीं मिले हैं, मगर तभी उसे दूसरे ऑफिसर से पता चलता है कि अभी अभी एक 20 साल की लड़की के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज हुई है। ये सुनकर वह समझ जाता है कि उस कातिल ने अपनी अगला शिकार चुन लिया है। इधर रयू भी यून को जगाने रूम के अंदर आ जाती है। वो उसे गहरी नींद में देखकर उसके पास लेट जाती है ताकि उसे थोड़ी देर और देख सके, लेकिन तभी उसे यून की आंखों से आंसू निकलते नजर आते हैं। वो हैरान होकर उसके आंसू पोंछती है। तभी यून जाग जाता है और उसे अपने साथ देखकर चीखने लग जाता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। तो रयू कहती है कि मैं बस आकर लेट गई थी क्योंकि यह मेरा बेड है, यहाँ आने की आदत है ना। यून कहता है कि आदत से मजबूर होकर तुमने मेरे साथ जो कुछ किया है। तो रयू बोलती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कसम खाती हूँ मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, मैंने तुम पर बुरी नज़र नहीं डाली, मेरा यकीन करो। वो मुँह छुपा कर कहता है कि फिर तुम मेरे साथ क्यों लेटी हुई थी। वो उसे काम डाउन करने लग जाती है, यकीन दिलाती है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया। बाद में नाश्ते पर रयू की फ्रेंड दोनों से पूछती है कि तुम दोनों की पहली रात कैसी गुजरी। यह सुनकर यून बौखला जाता है और रयू उसे पानी देती है और रयू की फ्रेंड बोलती है कि रयू की फ्रेंड को बोलती है कि तुम उसे तंग करना बंद करो, मगर रयू की फ्रेंड बाज नहीं आती और उसे छेड़ती रहती है। इधर जाही आज लापता होने वाली लड़की की तलाशी लेते हुए उस लाल नोटबुक को भी ढूंढने की कोशिश करता है जो वो कातिल लापता होने वाली लड़कियों को देता है, लेकिन उन्हें वहाँ से वो नोटबुक नहीं मिलती। इधर यून रयू के घर से जाते हुए बोलता है कि सुबह हो या रात हो, जिस टाइम भी कोई भी मुश्किल आए तू मुझे बुला लेती हो। वो उसे प्रॉमिस करने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पुलिस की टीम आज लापता होने वाली लड़की के बारे में बात कर रही थी कि वो लड़की रात के टाइम स्टोर से गायब हुई, लेकिन चोल उस टाइम अपने घर पर था। हमें पता लगाना होगा कि वो 30 मिनट के अंदर अपने घर से स्टोर तक कैसे आ जा सकता है। वो लोग अपने जूनियर ऑफिसर को घर से लेकर स्टोर तक भाग कर जाने के लिए भेज देते हैं। वो भाग कर टास्क पूरा करता है और जाही को फ़ोन करके बताता है कि मुझे वहाँ से इधर आने में 24 मिनट लगे, लेकिन मेरी हालत ख़राब हो गई। वो उसे फ़ोन बंद करके कहता है कि इतनी दूर तक भागने के बाद किडनैप तो कौन ही कर सकता है जब उसके अंदर ताकत ही नहीं बची होगी। जरूर उस कातिल ने टैक्सी ली होगी। तभी उसके पास से चोर गुजरता है जिसके सामने
यून आ जाता है। वो ऑफिसर और यून चोल को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वहाँ इन्वेस्टिगेशन में वह बताता है कि मैंने किसी को किडनैप नहीं किया। वो यून की तरफ इशारा करके कहता है कि यह कुछ दिनों से मेरा पीछा करता रहता है, इसलिए मैं डर कर भाग गया था और चुप रहा था। दरअसल मैंने किसी से पैसे उधार लिए थे। मुझे लगा था कि उन्होंने उस आदमी को मेरे पीछे लगाया होगा। इस बात पर सभी हैरान हो जाते हैं। चीफ दास के आने पर जाहिर कहता है कि आप लोग इस चोल पर किस वजह से शक कर रहे थे? क्या आपको वाकई में लगता है या वो कातिल है? चीफ दास कहते हैं कि हमें इस पर शक था कि 1993 में उस कातिल का एक्सीडेंट हुआ था और बाद में सिर्फ चोल ही उस इलाके में इकलौता मरीज था जिसने एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। चीफ दास यून को कहते हैं कि आपको अच्छी तरह छानबीन कर लेनी चाहिए थी। तो यून कहता है कि मैंने आपसे कहा था ना कि वो कातिल चोल के जैसा दिखता है, लेकिन चोल को आप ही तो ढूंढ कर लाए थे। वैसे भी पुलिस वाले तो आप हैं ना। ऑफिसर दास चोल को घर जाने देता है और तकलीफ होने पर माफ़ी मांगता है। पुलिस स्टेशन से वापस आकर यून अपने साथियों को आवाज़ें देता है, लेकिन उनमें से कोई भी घर पर नहीं होता। यून इधर उधर पूरे घर में उन सबको ढूंढता है, लेकिन वो तीनों घर में नहीं मिलते। वो हैरान होकर सोचता है कि वो सब लोग कहाँ चले गए। हमारा एपिसोड खत्म होता। गुड ड्रामा फॉलोअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अभी आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू।